हेलो एवरीवन। यार आज ना हम ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स क्या होते हैं और फ्यूचर इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट होगी, ये एक चैलेंज है। बैटरी स्टोरेज एक चैलेंज है हमारे पास। साइबर अटैक हमारे पास एक चैलेंज है। डेटा मैनेजमेंट हमारे पास एक चैलेंज है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हमारे सिस्टम में आ रही हैं उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो एक चैलेंज है। तो आज ना मैं तुम्हें कुछ चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से ये हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करेंगे और क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड। अच्छा यार, ये देखो, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्रिड। देखो, इलेक्ट्रिकल ग्रिड में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। एक जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है और फिर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं डिफरेंट पावर प्लांट्स में, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो न्यूक्लियर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, हम लोग जो है वो कोल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, हम लोग जो है वो ऑयल एंड गैस के थ्रू जनरेट करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, फिर ये जाती है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जो कि इसको स्टेप अप कर देता है टू अ हायर वोल्टेज लेवल। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन फेज। ट्रांसमिशन हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल 132 केवी, 220 केवी, 500 केवी या इवन 700 केवी के ऊपर भी होती है कुछ कंट्रीज में। ठीक है, तो स्टेप अप होने के बाद ये यहाँ जाती है। अच्छा, तुम एक और चीज ये देखो कि हमारे पास ना जनरेशन में डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल हाइड्रो के थ्रू आ रही है, विंड के थ्रू आ रही है, सोलर के थ्रू आ रही है। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके ट्रांसमिशन में भेज देता है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन के बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जाती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। यानी कि हमारे पास जो है ना वो जो 132 केवी के ऊपर थी ना, या 220 केवी के ऊपर थी, या 500 केवी के ऊपर थी, वो हमारे पास जो है ना वो स्टेप डाउन हो रही होती है, 33 केवी में हो जाती है, 66 केवी में हो जाती है, या फिर हमारे पास जो है ना वो इवन 11 केवी में हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट वोल्टेज को ये स्टेप डाउन कर रहा होता है, और फिर ये डिफरेंट कंज्यूमर्स को भेजता है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भेजता है, कमर्शियल को भेजता है, रेजिडेंशियल को भेज रहा होता है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, विच इज कम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि यार हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास सोलर और विंड के थ्रू तुम देखो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन इसमें चैलेंज ये होता है कि यार ये अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस पे आप रिलाय, मतलब इनकी जनरेशन आपको नहीं पता है कि कितनी होगी, ये डिपेंड करेगी वेदर के ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके से ये अनरिलायबल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चैलेंज है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये होता है कि यार अगर आपके पास जनरेशन कंसिस्टेंट नहीं है ना, ठीक है, यानी कि आपको नहीं पता कि सोलर के थ्रू कितनी जनरेट होगी या फिर विंड के थ्रू कितनी जनरेट होगी, तो ये एक अनस्टेबल जनरेशन है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अफेक्ट करेगी आपकी ग्रिड की स्टेबिलिटी को। तो उसके लिए आपको ना डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये कि आपको जो है ना वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो होता है ना वो यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और ताकि आप जो है ना वो उसको बैलेंस आउट कर सको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चैलेंज हो जाता है कि आपको जो है ना वो ग्रिड स्टेबिलिटी को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ग्रिड स्टेबिलिटी की जब भी बात होती है ना, एक चीज याद रखना कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ग्रिड के लिए। एक हमारे पास जो होता है ना वोल्टेज होती है, और एक हमारे पास जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब भी तुमसे कोई कहे ना कि ग्रिड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो बस उसको ये कह देना कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है ना हमारे पास वोल्टेज होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जैसे कि मैंने पहले दिखाया ना कि तुम ये देखो डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी आ रही है। आपके पास फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू भी जनरेट हो रही है, रिन्यूएबल के थ्रू भी जनरेट हो रही है। तो आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सके। डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी आ रही है, उसके लिए आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपके पास कॉस्ट आएगी। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास जो है ना वो एक फैक्टर होता है कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, ताकि वो अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो कि बढ़ती जा रही है उसको हैंडल कर सके। सेकंड हमारे पास होता है डाटा मैनेजमेंट। यार तुम ये देखो कि हमारे पास ना बहुत हाई अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है। हमारे पास जो होता है ना वो सेंसर्स के थ्रू भी डाटा आ रहा है। हमारे पास जो होता है ना वो डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू भी डाटा आ रहा है। हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो डिफरेंट हमारे पास बहुत सारे और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जिनके थ्रू हमारे पास डाटा आ रहा है। तो हाई अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है जिसको आपने मैनेज करना है। ठीक है, अच्छा, डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है।
ठीक है? तो उसको मैनेज करना ये हमारे पास एक चैलेंज है, ठीक है? थर्ड ये कि इतना हाई अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास जनरेट हो रहा है, तो आप उसको कहीं तो स्टोर करोगे। तो स्टोर करना डाटा का हमारे पास जो है ना वो एक चैलेंज है। आपको डिफरेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होता है ना वो बनाने पड़ेंगे, जो कि कॉस्ट अल्टीमेटली रिक्वायर करेंगे। आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि इस हाई अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का मतलब ये कि कॉस्ट, ये हमारे पास एक आ जाएगा। फिर ये कि यार कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स हैं। तुम ये देखो कि जो डाटा जनरेट हो रहा है, तुम क्यों डाटा जनरेट कर रहे हो या क्यों उसको यूज़ कर रहे हो? ताकि तुम उससे कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले सको, ताकि उससे तुम कोई डिसीजंस जो होता है ना वो ड्राइव कर सको। यही अल्टीमेटली जो होता है ना वो रीज़न होता है ना डाटा को यूज़ करने का। तो आपको जो है ना इस डाटा को यूज़ करना है और इससे यूज़फुल एनालिटिक्स को ड्राइव करना है। अच्छा, वो एनालिटिक्स हमारे पास कौन-कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये कि आप फॉल्ट की लोकेशन को आप ट्रेस कर सकते हो। आप स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो। आप लोड फोरकास्टिंग कर सकते हो। आप लोड प्रोफाइलिंग कर सकते हो। आप रिन्यूएबल एनर्जी फोरकास्टिंग कर सकते हो। ठीक है? आप कस्टमर्स के डाटा को यूज़ करके आप उनके लिए बहुत सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है? तो इस एनालिटिक्स के लिए ना आपको एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है? आपके पास कमांड होनी चाहिए टूल्स के ऊपर। तो ये अल्टीमेटली पर्पस होता है, यानी कि डाटा को मैनेज करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को आगे यूज़ करना कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स ड्राइव करने के लिए, दैट्स अ बिग चैलेंज। फिर उसके बाद होता है कि हमारे पास एनर्जी स्टोरेज। यार देखो आजकल इसका बहुत यूज़ है, ठीक है? अच्छा, एनर्जी स्टोरेज हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, मैकेनिकल एंड सो ऑन। सबसे ज़्यादा जो आजकल ट्रेंडिंग में है ना, वो हमारे पास हैं बैटरीज़ हैं। सेकंड हमारे पास सुपर कैपेसिटर्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है, ठीक है? और फ्लाई व्हील्स के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है और इवन हाइड्रोजन स्टोरेज के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, ठीक है? अच्छा, बैटरीज़ में क्या हो रहा होता है कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन का मतलब ये है कि बैटरीज़ जो होता है ना वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं, ठीक है? अब बैटरीज़ में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं ना वो हमारे पास होती है लिथियम आयन बैटरीज़, ठीक है? अब इन बैटरीज़ की ना यार अल्टीमेटली एक कॉस्ट है, जो कि अल्टीमेटली जो हमें बेयर करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ द बैटरीज़ इज़ अ मेजर कंसर्न। सेकंड हमारे पास ये होता है कि यार इनकी एक सर्टेन लाइफ़ होती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इयर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 इयर्स, तो ये डिके हो जाती है, डिग्रेड होती है, इनको रिप्लेस करना पड़ता है। ये हमारे पास एक चैलेंज है। फिर उसके बाद ये होता है कि यार इनके बेनिफिट्स, बैटरी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि पीक शेविंग प्रोवाइड करती है, एनर्जी आर्बिट्राज एक होता है, उसको ये प्रोवाइड कर रही होती है, कैपेसिटी फर्मिंग प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है? तो ये हमारे पास ना एक बेनिफिट्स होते हैं जो कि अच्छा, जब आप बैटरीज़ यूज़ करते हो ना तो अल्टीमेटली आपको उससे फ़ायदा लेना है, अल्टीमेटली ये तमाम फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको जस्टिफ़ाई करना ना कि आप बैटरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट से या उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट से या उसकी ऑपरेशन कॉस्ट से, यानी कि टोटल कॉस्ट को जो है ना वो जस्टिफ़ाई करना विद द बेनिफिट्स, ये हमारे पास जो होता है ना अभी एक कंसर्न है। ठीक है? बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसको जस्टिफ़ाई करना, ठीक है? ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें, ठीक है? जो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज़ को अपने सिस्टम में लेके आएँ। उसके लिए हमें जस्टिफ़ाई करनी पड़ेगी इस कॉस्ट को, हमें इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है? जो कि एक चैलेंज है। फिर उसके बाद ये होता है कि यार बैटरी से रिलेटेड अभी भी हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है? हमारे पास मार्केट बैरियर्स हैं बहुत सारे, रेगुलेटरी हमारे पास जो होता है ना वो उनके चैलेंजेस हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक चैलेंज है। फिर उसके बाद ये होता है कि थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स, ठीक है? ये कंसर्न है इनफैक्ट हमारे पास, क्योंकि देखो यार इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अगर तुम यूरोप की बात करो ना, तो यूरोप में हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये कि जर्मनी कनेक्टेड है, डेनमार्क कनेक्टेड है या फिर फ्रांस कनेक्टेड है और डिफरेंट कंट्रीज कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये कंट्रीज आपस में कर रही होती हैं एनर्जी ट्रेडिंग, ठीक है? अब तुम ये देखो हमारे सिस्टम में ना बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। ये कंट्री की लाइन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कि ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स अवेलेबल हैं साइबर अटैक्स के लिए। जितना बड़ा आपका सिस्टम होगा उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल है, उतने ही आपके पास एंट्री पॉइंट्स अवेलेबल हैं कि कहीं से भी आपके पास साइबर अटैक हो सकता है, जो कि ओवरऑल आपके सिस्टम को जो है ना इंटरकनेक्टेड सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। ये एक चैलेंज है। सेकंड ये होता है कि यार हमारे पास साइबर अटैक्स जो है ना उसकी वजह से हमारे पास इवन ब्लैकआउट्स और ब्राउनआउट्स ट्रिगर हो सकते हैं। अच्छा, साइबर अटैक में क्या होता है कि
जो साइबर अटैक्स में डिफरेंट तरह के होते हैं साइबर अटैक, ठीक है? उसमें हमारे पास एक अटैक होता है उसको हम कहते हैं स्पूफिंग, ठीक है? SPOOFING। उसमें क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं ना वो इनकरेक्ट डेटा दे रहे होते हैं आपके इक्विपमेंट्स को। यानी कि किसी तरीके से ना एक फ़ॉल्स सिग्नल जो है ना वो जनरेट करवाते हैं और वो आपके जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है ना, उसको वो ट्रिगर कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि एक फ़ॉल्स फ़ॉल्ट का मैंने सिग्नल जो है वो जनरेट करवा दिया और मेरा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं, वो ट्रिगर हो गए, वो ओपन हो गए। अल्टीमेटली क्या होगा? मेरे सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जो कि अल्टीमेटली ब्लैकआउट को ट्रिगर कर सकता है। ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ बिग एरिया। ठीक है? तो ये एक चैलेंज है। फिर उसके बाद ये होता है कि यार हैकर्स जो होता है ना वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, आपकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को, कस्टमर के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और वो किसी भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए। तो ये हमारे पास जो होता है ना वो एक यानी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे और थ्रेट्स होते हैं। इसके अलावा यानी कि हमारे पास और बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं ग्रिड के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि ट्रांसमिशन लॉसेस हमारे पास एक चैलेंज है। हमारे पास जो है वो ग्रिड इंटीग्रेशन कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, रिन्यूएबल के थ्रू भी आ रही है, नेचुरल सोर्सेज के थ्रू भी आ रही है, सबको मैनेज करना एक चैलेंज है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस मैंने बताए थे एंड आई होप दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू।